देखिए, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में ना कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो बाकियों से कहीं ज्यादा मायने रखती हैं। क्रीमिया प्रायद्वीप एक ऐसी ही जगह है। जमीन का एक टुकड़ा जो ब्लैक सी में धंसा हुआ है और सदियों से ताकतवर ताकतों के लिए सत्ता का एक बड़ा केंद्र रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा रूस की बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाओं के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। इसका जवाब ना सिर्फ जमीन में नहीं बल्कि भूगोल, ताकत और इतिहास की कई परतों में छिपा है। चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बुनियादी वजह वो तो सीधे सीधे नक्शे पर ही दिख जाती है। ये रूस की एक सदियों पुरानी मजबूरी है, एक भौगोलिक पहेली। आप सोचिए, रूस की जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री तटरेखा है, वो है 37,000 किलोमीटर लंबी। जी हाँ, 37,000। ये दुनिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन्स में से एक है। लेकिन इस बड़े से नंबर के पीछे एक बहुत बड़ी चुनौती छिपी है। और असली पेच यहीं पर है। इस विशाल तटरेखा का ज्यादातर हिस्सा सर्दियों में बर्फ से जम जाता है, जिससे उसकी नौसेना और व्यापारिक जहाज बंदरगाहों पर ही फंस जाते हैं। मतलब आप एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, एक समुद्री ताकत, और लेकिन सर्दियों में आपके आधे से ज्यादा जहाज तो हिल भी नहीं सकते। और यहीं पर वार्म वाटर पोर्ट यानी गर्म पानी के बंदरगाह का आइडिया किसी खजाने से कम नहीं है। ये किसी भी देश के लिए बहुत कीमती होता है, पर रूस के लिए तो ये एक जुनून है, एक ऐसी जरूरत जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और वो खजाना है सेवास्तोपोल, क्रीमिया का सेवास्तोपोल पोर्ट। देखिए, ये सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये रूस का सबसे जरूरी, सबसे अहम गर्म पानी का नौसैनिक अड्डा है। ये वो चाबी है जो उसे भूमध्य सागर और फिर पूरी दुनिया के समंदरों तक साल के 365 दिन खुली पहुंच देती है। और ये एक ऐसी ताकत है जिस पर रूस कभी कोई समझौता नहीं कर सकता। लेकिन बात सिर्फ समंदर तक पहुंचने की नहीं है। क्रीमिया की अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। असल में ये पावर प्रोजेक्ट करने का, अपनी ताकत दिखाने का एक लॉन्च पैड बन चुका है। चलिए समझते हैं कैसे। अब सवाल ये आता है कि भाई एक बंदरगाह तो बंदरगाह होता है, वो एक किला कैसे बन गया? रूस ने इसे सिर्फ एक बंदरगाह नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक आक्रामक किले में तब्दील कर दिया है। और इसका तरीका था मिलिटराइजेशन, यानी इसका पूरी तरह से सैन्यकरण। देखिए, 2014 में कब्जे के बाद रूस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी क्रीमिया को दुनिया के सबसे मजबूत फौजी ठिकानों में से एक बनाने में। और ये सिर्फ सैनिक भेजने की बात नहीं थी, बल्कि वहां पर दुनिया के सबसे एडवांस, सबसे खतरनाक हथियार तैनात करने की बात थी। इस रणनीति को समझने के लिए एक टर्म जानना जरूरी है, A2/AD, यानी एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। आसान भाषा में इसका मतलब है एक ऐसा अदृश्य किला या बबल बना देना जिसके अंदर दुश्मन की फौजें घुसने या लड़ने की हिम्मत ही न कर पाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि नुकसान बहुत भारी होगा। इसको असल में समझने के लिए जरा इन हथियारों पर नजर डालते हैं। देखिए, S-400 सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही किसी भी हवाई जहाज या मिसाइल को मार गिरा सकता है। फिर है बैस्टियन सिस्टम, जो पूरे ब्लैक सी में किसी भी दुश्मन जहाज को निशाना बना सकता है। और कैलिबर क्रूज मिसाइलें, इनकी तो बात ही अलग है, ये 2500 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकती हैं। तो जब आप इन सबको एक साथ देखते हैं तो ये हथियार मिलकर क्रीमिया के चारों ओर एक ऐसा किला बना देते हैं, एक ऐसा बबल बना देते हैं कि उससे भेदना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इस बबल के दम पर रूस न सिर्फ पूरे ब्लैक सी को कंट्रोल करता है, बल्कि दक्षिणी यूरोप और मिडिल ईस्ट तक अपनी सैन्य ताकत दिखा सकता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ भूगोल और फौजी ताकत की नहीं है, इससे भी गहरी एक और वजह है, और वो है इतिहास। रूस के लिए क्रीमिया सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन नहीं है, बल्कि ये उसकी पहचान का, उसकी अस्मिता का एक बहुत मजबूत प्रतीक है। तो चलिए इस इतिहास को जरा फटाफट समझते हैं। 1783 में रूसी साम्राज्य ने इस पर कब्जा किया। फिर 1954 में सोवियत लीडर ख्रुश्चेव ने एक बहुत ही अजीब फैसले में इसे रूस से लेकर यूक्रेन को दे दिया, जो तब दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो रूस के नजरिए से 2014 में जो हुआ वो कब्जा नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक गलती को सुधारना था। और यहीं पर आप देखते हैं कि कैसे इतिहास का इस्तेमाल एक बहुत ताकतवर राजनीतिक कहानी बनाने के लिए किया जाता है। खुद व्लादिमीर पुतिन ने क्रीमिया को रूस का एक अटूट हिस्सा कहा है। और यही भावना, यही नैरेटिव रूस के एक्शन को जायज ठहराने की नींव बनता है। और अब आते हैं चौथी और शायद आज के दौर की सबसे बड़ी वजह पर। ये वजह है जियोपॉलिटिक्स, यानी रूस और पश्चिम, खास तौर पर नेटो के बीच की जो खींचतान है। देखिए, रूस के नजरिए से अगर देखें तो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद से ही नेटो लगातार पूरब की तरफ, यानी रूस की सीमाओं की तरफ बढ़ रहा था। ये उन्हें अपने लिए एक सीधा खतरा लगता था। और इसी माहौल में यूक्रेन जैसे पड़ोसी देश का नेटो के करीब जाना उनके लिए एक रेड लाइन पार करने जैसा था। व्लादिमीर पुतिन का 2014 का एक बयान है जो सब कुछ साफ कर देता है।
उन्होंने कहा था, मैं सोच भी नहीं सकता कि हम नेटो के जहाज़ों से मिलने सेवस्तोपोल जाएंगे। मतलब साफ था, रूस के सबसे अहम नौसैनिक अड्डे पर नाटो की मौजूदगी सवाल ही पहला नहीं होता। तो इस नजरिए से क्रीमिया पर कंट्रोल करना रूस के लिए बेहद जरूरी हो गया था। ये उसके और एक ऐसे सैन्य गठबंधन जिसे वो अपना विरोधी मानता है, उसके बीच एक बफर जोन, एक सेफ्टी जोन बनाने जैसा था। ये अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की एक कोशिश थी। तो जब हम इन चारों हिस्सों भूगोल, मिलिट्री पावर, इतिहास और जियोपॉलिटिक्स को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, क्रीमिया रूस को क्या क्या देता है। सबसे पहले समंदर पर कंट्रोल, क्योंकि उसके पास साल भर चलने वाला एक गर्म पानी का बंदरगाह है। दूसरा, ताकत दिखाने की क्षमता, क्योंकि ये एक A2AD किला है। तीसरा, एक ऐतिहासिक प्रतीक, रूसी दुनिया का दिल। और चौथा, नेटो के खिलाफ एक जरूरी बफर, एक सुरक्षा कवच। तो बॉटम लाइन यही है, क्रीमिया पर जिसका कब्जा है, ब्लैक सी में उसी की चलती है, और जिसका ब्लैक सी पर दबदबा है, वो दक्षिणी यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी अपना असर डाल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये हमें एक बहुत ही जरूरी और आज के दौर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हमने देखा है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी जैसे लंबी दूरी की मिसाइलें और खासकर नेवल ड्रोन्स क्रीमिया में खड़ी बड़ी बड़ी नौसेनाओं को भी चुनौती दे रही हैं। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे जंग का तरीका बदल रहा है, क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर कब्जा करना समंदर पर कंट्रोल की गारंटी बना रहेगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।